एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। नमस्कार, एजेंडा विद मीनाक्षी में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत खैरियत से होंगे। बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आप तो खैरियत में होंगे और हर भारतवासी भी खैरियत में है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी खैरियत से नहीं है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस वक्त बगावत की आग सुलग रही है। शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर दोनों की आफत आई हुई है, और ये आफत इसलिए आ रही है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहां के शासन के खिलाफ, वहां के प्रशासन के खिलाफ, वहां की आर्मी के खिलाफ उन्होंने हल्ला बोल दिया है। आज एजेंडा विद मीनाक्षी में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आखिर ये बगावत क्यों है और इस बगावत के पीछे वजह क्या है, और पाकिस्तान क्या आने वाले दिनों में टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। तो पहला मसला जो है कि लोग ये अगर जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में बीते एक हफ्ते में हो क्या रहा है, ये बगावत है जिसे जन आंदोलन का भी रूप आप कह सकते हैं, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है। अब मसला जो है वो 12 आरक्षित सीटों का विवाद है। दरअसल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर विधानसभा में 12 सीटों में उन कश्मीरियों के लिए इन्हें रिजर्व किया गया है जो 1947 में भारत से विभाजन के बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आकर बस गए थे। यानी कि 1947, 1965 और 1971 ये 3 जंग जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई है, इन जंगों के बाद वो तमाम लोग जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आकर बस गए, उनके लिए 12 सीटों को रिजर्व किया गया। इसी को लेकर जो लोकल ग्रुप है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएएसी ये कह रहा है कि अगर इस तरीके से आप 12 सीटों को रिजर्व कर देते हैं तो बाहरी लोगों का, यानी कि जो बाहर के लोगों का से है वो वहां के लोकल से ज्यादा बढ़ जाएगा, तो लोकल प्रतिनिधित्व यहां से कम हो जाएगा। इसलिए ये प्रदर्शन शुरू हुआ है। लेकिन जो विश्लेषक हैं, जो जानकार हैं, जो पाकिस्तान को, वहाँ की सियासत को और पीओके की समस्या को भी बेहतरीन तरीके से समझते हैं, उनका मानना यह है कि ये समस्या केवल 12 आरक्षित सीटों की नहीं है। ये समस्या पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, पाकिस्तान की सरकार में अपने प्रतिनिधित्व और अपने हक की है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आने वाले संसाधनों पर जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मुनीर आर्मी अपना एकाधिकार रखती है, उसके खिलाफ ये आवाज है। वही कह रहे हैं कि केवल 12 सीटों का मुद्दा नहीं है। 1974 के अंतरिम संविधान के तहत सीमित स्वायत्तता तो पीओके को पहले से ही दी गई है, लेकिन डिफेंस हो चाहे विदेश हो, वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के पास है। लोकल गवर्नेंस जो है वो पाकिस्तान के पास है। जो संसाधन है उसका बंटवारा भी पाकिस्तान की सरकार के पास है, और सीपैक जैसे प्रोजेक्ट से जो कमाई हो रही है वो भी इसका पूरा हिस्सा पाकिस्तान और वहां की आर्मी अपने पास रख रही है, और वहां के लोगों के लिए इस वक्त भूखों मरने की स्थिति है। मसला क्या है वो आपको बताती हूँ। जो ताज़ा हिंसा हुई है और उस हिंसा के पीछे भी जो कारण है वो आपको बताती हूँ। पहला तो मैंने विषय आपको बता दिया कि 12 आरक्षित सीटें हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उन लोगों के लिए रिजर्व की गई है जो कि 1947 और 71 की जंग के बाद, 65 की जंग के बाद कश्मीर में आकर बसे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आकर बसे। लेकिन महंगाई, बिजली की समस्या और दाने पानी का संकट, ये इस वक्त पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चरम पर दिखाई दे रहा है। जो जेएएसी 28 सूत्रीय मांगों को लेकर जन आंदोलन कर रही है और बगावत हो रही है वहां की सरकार, शरीफ सरकार और आसिफ मुनीर के खिलाफ, वो क्यों हो रही है वो आप सुनिए। ये जो 38 सूत्रीय चार्टर है उसमें क्या मांग है कि आप सस्ती बिजली मुहैया कराएं, सस्ता आटा मुहैया कराएं, जो टैक्स आपने उनके ऊपर लेवी कर रखा है उस टैक्स को कम किया जाए, भ्रष्टाचार उसकी जांच हो। इतना ही नहीं, लोगों का जो नारा वहां पर चल रहा है, सस्ती बिजली सस्ता आटा मांग रहे, बदले में गोलियां मिल रही हैं। जो तीसरा बिंदु है वो अब मैं आपके सामने रख रही हूं। तो तीसरा बिंदु यह है कि सरकार ने जेएएसी पर बैन लगा दिया। यानी कि जेएसी जो इस वक्त पीओके की जनता की आवाज को बुलंद कर रही है, आपने उसी पर बैन लगा दिया।
आने वाले दिनों में वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। अगर आप वहां की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पर ही बैन लगा देंगे तो वहां के रहवासियों के लिए आवाज उठाने का काम कौन करेगा? तो सरकार ने जेएएसी पर बैन लगाया है। 5 जून को पाकिस्तान सरकार ने जेएएसी को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत गैर कानूनी घोषित करते हुए उनके ऊपर यह प्रतिबंध लगा दिया। 9 जून को जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था, अब उसके बाद जो घटना तेजी से बदली है उस पर आपको गौर करने की जरूरत है। किसी भी आम व्यक्ति को क्या चाहिए होता है? उसको अच्छी सड़क मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, खाने की सुविधा मिल जाए, किसी के ऊपर उसे आश्रित ना होना पड़े, उसके लिए उसको रोजगार मिल जाए। लेकिन ना खाना सस्ता है, ना बिजली सस्ती है, ना रहना सस्ता है। और तो और अगर जब इन मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें जवाब में गोलियों से भून दिया जा रहा है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात तो ये है कि केवल पुरुषों को ही गोलियों का निशाना नहीं बनाया जा रहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस वक्त मानवता की सारी हदों को मुनीर की सेना ने पार कर दिया है। रावलकोट, मुजफ्फराबाद, मीरपुर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प में 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। 4 पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर है। एक अंदाजा यह है कि अघोषित रूप से 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां पर इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बैन कर दी गई है। 450 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। जेएएसी के जो 4 बड़े नेता हैं, शौकत, नवाज मीर, उमर नजीर, इनके ऊपर भी 1-1 करोड़ का इनाम रखा गया है। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, कोटली, यहां पर पूरी तरीके से मोबाइल सेवा ठप हो गई है। अब बड़ा आसान होता है कि आप मोबाइल सेवा को ठप कर दें जिससे कि जो भी बगावत हो रही है वो कभी बाहर आ ही ना पाए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अब पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठने लगी है और भारत तो लगातार आलोचना करता रहा है। भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि पीओके में गंभीर पुलिस बर्बरता हुई है। प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर है, उन्हें घायल किया गया है, योजनाबद्ध रूप से किया गया है और अपने दुष्कर्मों को छुपाने की कोशिश हो रही है। बल्कि जिम्मेदारी ये बनती है कि जवाबदेही वहां की पुलिस, वहां के प्रशासन, वहां की सरकार और वहां की आर्मी की है। ये भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से आवाज उठाई गई। भारत ने 2026 में डिलिमिटेशन बिल, जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के पटल पर रखा था, आपको ध्यान होगा कि डिलिमिटेशन बिल के तहत पीओके की 24 सीटों का प्रावधान भी भारत ने रखा था। तो ये भारत वो जो उसके हद में है वो करने की कोशिश कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो 50 से ज्यादा ब्रिटिश एमपीज ने यूके के विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखी है और जो पीओके में इंटरनेट बंद है, जो प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई है, जो जेएएसी के बड़े नेता हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है और तनाव पर चिंता जताई है। इतना ही नहीं, एचआरसीपी पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने गहरी चिंता जताते हुए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो एक बात तो बड़ी तय है कि चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, ये वो हिस्से हैं पाकिस्तान के जो लगातार उपेक्षा का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र है वो हमेशा से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा है। इस्लामाबाद हो गया, वहां समस्या नहीं है। कराची हो गई, वहां समस्या नहीं है। हाँ, महंगाई है, लेकिन जहां से खनिज निकल रहा है वो बलूचिस्तान, जहां से सीपैक के जरिए कमाई का साधन हो रहा है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो गिलगिट बाल्टिस्तान, वो खैबर पख्तूनख्वा, इसे लगातार उपेक्षित रखा गया है। चाहे फिर वो शासन रहा हो, चाहे वो मिलिट्री रही हो, और इसलिए रह रहकर वहां से बगावत के सुर उठते रहे हैं। और इस बार परिस्थिति
खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी गंभीर हो गई है कि शहबाज शरीफ की सरकार और आसिम मुनीर की फौज के हाथों से ये क्षेत्र बहुत जल्द निकलकर जाने वाले हैं। पीओके लगातार स्वायत्तता की मांग कर रहा है और वो दिन दूर नहीं कि जब ये बगावत की आग इतनी ज्यादा तेज हो जाएगी कि आसिम मुनीर से बुझाए नहीं बुझेगी। आज एजेंडा विद मीनाक्षी में इतना ही। आपकी इसे लेकर क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ साझा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर किसी नई एजेंडा के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगी।